नमस्कार। सभी आयुर्वेद जिज्ञासुओं को मेरा सादर प्रणाम। हमने आयुर्वेद अध्ययन के इस सत्र में आज तक अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 12वां अध्याय दोषभेदीय, इसके पहले दो सूत्र तथा उनकी टीकाएं, इनका अध्ययन किया था और उसके द्वारा ग्रंथों को तथा टीकाकारों को क्या अर्थ अभिप्रेत है वो जानने की कोशिश की थी। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी अध्याय का जो तीसरा सूत्र है जिसमें कफ दोष के स्थानों का वर्णन किया गया है उसके बारे में हम आज देखेंगे। उसकी जो रचना है वो कुछ इस प्रकार है कि पहले ऑब्वियसली सूत्र है, उसके नीचे सर्वांग सुंदरा टीका है जिसकी रचना अरुण दत्त ने की है, तथा उसके बाद आयुर्वेद रसायन टीका है जिसकी रचना हेमाद्रि ने की है। सबसे पहले इस सूत्र का मूल अर्थ यानी कि लिटरल मीनिंग क्या है वो देखेंगे। सूत्र है उरक कंठशिरक्लोम पर्वाण्यामाशयो रसः मेदो घ्राणांच जिह्वा च कफस्य सुतराम उरः। यहाँ पे हर सूत्र की तरह जैसे पहले हमने देखा था कि वातस्य पित्तस्य, इस प्रकार कफस्य, यह षष्ठी विभक्ति का एक रूप आया है जिसका मतलब कफ के इस प्रकार का होता है। कफ के क्या तो स्थानम, यह शब्द तो इस सूत्र में नहीं है जिस तरह वो पहले के सूत्र में यानी पित्त दोष के स्थान के बारे में सूत्र में भी शब्द नहीं पाया गया था। तो उस शब्द को हमने सबसे पहले सूत्र से, वाद दोष वाले सूत्र से अनुवर्तित किया था, जिसको हमने कहा था कि कैरी फॉरवर्ड करना। मतलब क्या कि उस शब्द को आगे के सूत्र में लेने के बाद अर्थों को संपूर्णत्व आता है और इसलिए यहाँ पे उसका उल्लेख ना होने के बावजूद उसको हम यहाँ पे अर्थ समझने के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए हम इसको अनटोल्ड वर्ड या अनुक्त संज्ञा ऐसा कहेंगे। उसके बाद जो एकाक्षरी दो शब्द आया है दो बार, वो है च, माने के और, या इंग्लिश में एंड कहेंगे। तो ये सारे अलग अलग शब्द हैं और उनके अलावा जो कफ के स्थान दिए गए हैं वो है उर, कंठ, शिर, क्लोम, पर्व, आमाशय, रस, मेद, घ्राण और जिह्वा, ये सारे कफ के स्थान हैं। उनमें भी सुतराम उरहा, उर ये सुतराम स्थान है। अब इस सुतराम इस शब्द का मतलब क्या है ये हम अरुण दत्त की टीका के अध्ययन के समय देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे अरुण दत्त जी ने इसके बारे में बात की है। तो बेसिकली इस सूत्र में उर से लेके जिह्वा तक कफ के अलग अलग स्थान कहे गए हैं। तो ये सारे स्थान आपको कफ के शरीर में व्याप्ति कितनी है इसकी एक झलक दिखाएंगे। उसके बाद अरुण दत्त ने जो टीका लिखी है वो देखेंगे। इनकी टीका बहुत छोटी है, यहाँ पे मात्र 2 पंक्तियाँ हैं। कफस्य मतलब कफ के, उर प्रभृतिनी, उर जिनके शुरू में है, प्रभृति मतलब शुरुआत, और जिह्वांतानी, जिह्वा जिनके अंत में है। तो बेसिकली उर से लेके जिह्वा तक जो बहुत बड़ी लिस्ट हमने इसके पहले स्लाइड में देखी, उस लिस्ट के बारे में ये निर्देश कर रहे हैं कि उर से लेके जिह्वा तक जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, कफ के स्थान है। इतना सरल सादा अर्थ इसका पंक्ति का होता है। उसके बाद सुतराम इस शब्द के बारे में सुष्ठु ऐसा उन्होंने कहा है, जिसका मतलब होता है अतिशय या प्रशस्त, या इंग्लिश में हम जिसको वेरी मच, एक्सेलेंटली ऐसा कह सकते हैं। मतलब क्या तो जिस प्रकार पक्वाशय या वात का, नाभि या पित्त का, वैसे ही उर या कफ का विशेष स्थान है, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे सुतराम इस अलग संज्ञा का प्रयोग किया है। उसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे उर प्रदेश में बाकी शरीर के तुलना में, बाकी स्थानों के तुलना में कफ का प्रमाण ज़्यादा होता है, इसलिए इसको प्रशस्त कहा है। उर स्थानम इसका मतलब पता है, उर मतलब वक्ष, जिसको हम चेस्ट में इंग्लिश में चेस्ट कहेंगे। तो ये बाकी तो इसका मतलब बहुत सरल है। तो अरुण दत्त ने बस इतनी ही टीका यहाँ पे की है। उसके आगे हेमाद्रि की टीका देखने के शुरुआत करेंगे। उसके पहले की 2 पंक्तियाँ, कफस्य आह, कफ के आह मतलब कहेंगे, क्या कहेंगे तो स्थान कहेंगे। वही तो पहले सिलसिला पहले से चल रहा है, तो बार बार वो शब्द का उल्लेख यहाँ पे करेंगे नहीं, लेकिन हमें वो समझना पड़ेगा। उर इति, तो उर यहाँ से शुरू होने वाला जो सूत्र है, ये तीसरा सूत्र, वह उसमें कफ के स्थानों का वर्णन है। ऐसा यहाँ पे पहली पंक्ति में वर्णन हेमाद्रि जी करते हैं। उर मतलब वक्ष, जैसे हमने पहले देखा, तो ये भी बहुत सरल अर्थ है। इसके बाद
क्लोम इस अवयव विशेष के बारे में कुछ चर्चा हेमाद्री करते हैं। क्या कहते हैं वो? तो क्लोम ये अवयव कौन सा है? पहला तो वो उदकवाही स्रोतो मूलम, माने उदक वह स्रोतस का मूल स्थान है। दूसरा हृद दक्षिणतः, हृदय के दाहिने तरफ, दक्षिण मतलब राइट साइड, दाहिनी बाजू, तो हृदय के दाहिने तरफ स्थित है। इट इज सिचुएटेड लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द हृदय। उसके बाद उन्होंने कहा है मांस ग्रंथि है वो, मतलब इन इट्स कंसिस्टेंसी वो गाढ़ जैसी है और बनी किससे है? तो मांस धातु से बना हुआ है। इसका मतलब ये ऐसा कोई अवयव है जो हृदय के दाहिने बाजू में मांस के द्वारा घटित हुआ ऐसा गाढ़ जैसा है। अभी एक संशय की बात ऐसी यहाँ पे फिलहाल होती है कि एग्जैक्टली ये अवयव मतलब क्या ले, इस पे कोई पक्की राय अभी तक बनी नहीं हुई है, क्योंकि हम क्लोम के एग्जैक्ट अर्थ को समझने में कुछ कम गिर रहे हैं। इसीलिए इसको नटशेल में हम इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं कि इट्स एन ऑर्गन सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ हृदय मेड फ्रॉम मांस धातु इन द फॉर्म ऑफ ग्रंथि। लेकिन क्लोम इक्वल टू व्हाट, ये कहना ये अभी तक बहुत सारे चर्चाओं में भी कुछ कंक्लूसिव नहीं हो पाया है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम अभी भी ग्रंथों की परिभाषा को समझने में कम गिर रहे होंगे, या इसके जो अन्य संदर्भ है जो किसी अन्य ग्रंथ में होंगे वो हम अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे होंगे। तो ये भी एक रिसर्च का, संशोधन का एक टॉपिक हो सकता है कि क्लोम माने एग्जैक्टली क्या अभिप्रेत है। इसके लिए हमें जो भी आयुर्वेद की आर्ष संहिताएँ जिनको शब्द प्रामाण्य है, इन संहिताओं में से क्लोम के सारे संदर्भ ढूंढने पड़ेंगे, उनके टीकाओं के द्वारा उसका बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, शायद हमें आयुर्वेद छोड़ के उस समय के जो अन्य ग्रंथ थे, जो वैदिक वाङ्मय के थे, उसमें क्लोम का संदर्भ कहाँ कहाँ पे आया है, इतने सारे संदर्भ इकट्ठा करने के बाद शायद हमें कुछ हिंट मिल पाए। लेकिन अभी आज के तारीख में सारे वैद्यों में ऐसा एकमत बिल्कुल नहीं है कि क्लोम को एग्जैक्टली किस अवयव के द्वारा संबोधित करना चाहिए, और इसीलिए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लोम इज येट टू बी अचीव्ड, ऐसा हम यहाँ पे अभी कह सकते हैं। तो आप में से अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो ये टॉपिक पढ़ाई के लिए बिल्कुल ले सकते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे। जो उर्वरित टीका है उसमें आता है कि पर्वाणी का मतलब क्या है। तो पर्व मतलब संधि। संधि मतलब क्या? सिर्फ बोन जॉइंट्स क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। संधि का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जहाँ दो शरीर भाव एक साथ आते हैं वो उसको संधि कहेंगे। तो दो शरीर भाव में दो हड्डियाँ ही साथ में आए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहाँ पे अस्थि संधि छोड़ के भी कंडरा, स्नायु, ऐसे अलग अलग शरीर अवयवों का जोड़ संधि कहलाता है। और इतनी बड़ी व्यापक परिभाषा संधि की आयुर्वेद में अपेक्षित है। और यहाँ पे कफ क्या कार्य करता है? तो हमें सब में पता है कि वहाँ पे श्लेषक कफ नाम का प्रकार विशेष स्थित होता है। और श्लेषक इसका शब्दशः मतलब है चिपकाने वाला या दो चीज़ों को इकट्ठा रखने वाला। तो शरीर में जहाँ जहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ें इकट्ठा आती है, एक साथ आती है, उनको जोड़ के रखने का काम ये कफ, या हम कह सकते हैं कि श्लेषक कफ नाम का प्रकार करता है। और इसीलिए संधि का मतलब सिर्फ जॉइंट्स ऑफ बोन ऐसा ना लेते, जहाँ जहाँ पे दो अवयव इकट्ठा आते हैं ऐसा हमें व्यापक मतलब लेना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद घ्राण, इसका मतलब नासा यानी नोज, ये बहुत ही सरल अर्थ है। जो अंत की पंक्ति है एषु मतलब इनमें, ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। सप्तमी विभक्ति ये जो नाम को लगती है उसका मतलब है इनमें। तो ये एक जगह का या लोकेशन का इंडिकेशन करवाता है। तो यहाँ पे एषु मतलब इनमें, मध्य मतलब बीच में, अमॉन्गस्ट। सो एषु मध्य, इनसे वो इन सारे कफों के स्थानों का निर्देश कर रहे हैं। तो इन सारे स्थानों के बीच में या अमॉन्ग्स दिस ऑल लोकेशंस ऑफ कफ, क्या उरहा ये विशेषतः स्थानम। उर इज अ स्पेशल लोकेशन, जो हमने अभी पहले देखा सुतराम उरहा। तो ये भी उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे स्पष्ट किया है। तो कफस्थान में जो सूत्र आया है कफस्थान के बारे में, उसके नीचे जो टीका है वो बहुत ही कम है, क्योंकि अभी तक वात स्थान, पित्त के स्थान, इनके सूत्रों में जो भी टीका आई थी वहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा विस्तार से वर्णन किया था। तो वह पैटर्न समझने के बाद
कफ स्थान के बारे में जो भी रिपीटेटिव चीज़ें हैं वो यहाँ पे वो नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कफ के जो स्थान है उनमें से कुछ स्थानों का उदाहरण मात्र देख के उनका व्यवहार में कैसे उपयोग हो सकता है यह जानने की कोशिश करेंगे। तो कफ का स्थान तो पहले सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है उर, जहाँ पे अवलंबक नाम का कफ का प्रधान प्रकार रहता है। इस अवलंबक कफ का एक प्रधान कर्म क्या है, तो वो उर प्रदेश में ही रह के अन्य जगह पे जहाँ जहाँ पे कफ है उन पे उपकार करता है, अनुग्रह करता है। मतलब वो वहीं पे रह के बाकी कफ के स्थानों को तथा कफों को बल देता है, उनका पोषण करता है। और इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कफ का हेड ऑफिस उर है और उसका जो बॉस है वो है अवलंबक कफ। और इसीलिए उर तथा अवलंबक कफों को कफ के परिपोषण क्रम में अनन्य साधारण महत्व है। उसके बाद जो आता है वो कंठ। तो कंठ के जो सारे व्याधियों का वर्णन आता है वो अष्टांग हृदय ग्रंथ में उत्तर स्थान के 22वें अध्याय उसमें उसकी चिकित्सा देखने के लिए मिलती है और उसके पहले के अध्याय में हमें उसका निदान देखने के लिए मिलता है। इसका वर्णन मुख रोग के अंडर ही आता है। मुख रोग में ओष्ठ से लेके कंठ तक जो बीच वाले सारे भाग विशेष है उनके व्याधि दिए हैं। उनका वर्णन करते समय ग्रंथकार ऐसा कहते हैं कि मुख दंत मूल गलजाः प्रायो रोगाः कफास्र भूयिष्ठाः। प्रायः जनरली मुख दंत मूल तथा गल मतलब कंठ के जो रोग है उनमें कफ तथा रक्त का प्रधान प्रकोप पाया जाता है। The two things which are generally vitiated or aggravated in any kind of disease related to kantha are कफ and रक्त। मतलब कफ का स्थान होने के साथ साथ जो कंठ के व्याधि होने वाले वहां पे भी हमें कफ का प्राधान्य देखने के लिए मिलता है और उसका रिफ्लेक्शन चिकित्सा सूत्र में स्पष्ट तरीके से देखने के लिए मिलता है। काय शिरसः वीरे को वमनम कवल ग्रहाश्च कटुतिक्ताः प्रायः शस्तम तेषां कफ रक्तहरम तथा कर्म। मतलब क्या, तो यहाँ पे हमें जितना अर्थ देखना है विशिष्ट उतना ही देखेंगे। इसके जो विशिष्ट उपक्रम है जैसे शिरसा विरेको मतलब शिरोविरेचन नाम का नस्य प्रकार जिसमें कफ प्रधान दोषों की शुद्धि की जाती है। उसके साथ साथ वमन है, ये तो कफ की श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा है। फिर कवल ग्रहाश्च कटुतिक्ताः कटु तथा तिक्त रस के द्रव्यों के द्वारा कवल करना, कवल उपक्रम करना। ये सारे उपक्रम कैसे हैं, तो ये सारे उपक्रम एकांतिक कफग्न है और ये उपक्रम छोड़ के भी जो जो कर्म ये कफ रक्त हरम कफ का शमन तथा रक्त का शमन करेंगे वो उपक्रम हमें इन व्याधियों में करने हैं। तो सूत्र रूप में भी यहाँ पे वो कफ का प्राधान्य एम्फेसिस करते हैं। तो इसका मतलब कैसे निकाल सकते हैं हम, तो कंठ यह कफ का स्थान होने की वजह से वहाँ के व्याधियों में प्रायः कफग्न उपचार ज़्यादा करने पड़ते हैं और इसीलिए त्रिफला, दारू हरिद्रा, कंटकारी जैसे जो कफग्न द्रव्य है उनका बहुत बढ़िया उपयोग हमें कंठगत लक्षणों में देखने के लिए मिलता है। व्यवहार में भी बहुत सारे वैद्य इन द्रव्यों का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग कंठ संबंध लक्षणों में तथा व्याधियों में करते हैं और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्वस्थान में उस दोष की वृद्धि आसानी से हो सकती है। और इसी लॉजिक से ये स्पष्ट करना बहुत आसान है कि कंठ कफ का स्थान होने की वजह से वहाँ पे कफ के व्याधि जल्दी होंगे, आसानी से होंगे। तो ये था कंठ के बारे में विवेचन। उसके बाद आता है शिर के बारे में विवेचन। शिर मतलब हेड रीजन, उसका जिक्र अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 20 अध्याय नस्य के बारे में जो अध्याय है उसमें एक सूत्र है। क्या है, तैलम एवच नस्यार्थे नित्याभ्यासेन शस्यते शिरसः श्लेष्मधामत्वात् स्नेहः स्वस्थस्य न इतरे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्वस्थ वृत्त में स्वस्थ व्यक्ति ने नित्य नस्य के लिए कौन से स्नेह का इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रायः प्रधान स्नेह जो हमें सबको पता है घृत तैल वसामज्ज, तो उनमें से कौन सा स्नेह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो यहाँ पे वो स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि तैलम एव, तैल ही नस्य के लिए नित्याभ्यासेन शस्यते, नित्य अभ्यास के लिए, जिसका मतलब है फॉर द रेगुलर यूसेज शस्यते, इट इज़ एप्रिशिएटेड। क्यों, ये रीज़न बहुत ज़रूरी है। शिरसः श्लेष्मधामत्वात्, शिर प्रदेश ये कफ का आधार आश्रय घर होने की वजह से यहाँ पे तेल ही सबसे उपयुक्त स्नेह सामने आता है। न इतरे, न इतरे
मतलब इतर जो स्नेह प्रकार है वो यहाँ पे उतने उपयुक्त नहीं है। उसकी टीका क्या लिखते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि श्लेष्मधाम मतलब कफ का घर या आश्रय, और दिनचर्या में नस्य के लिए स्वस्थ व्यक्ति ने हमेशा तैल ही योग्य है, न कि कोई अन्य स्नेह। ये यहाँ पे ज़रूरी बात क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्वस्थ वृत्त वशात जो नस्य करते हैं वहाँ पे घृत का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ये बात देखना ज़रूरी है कि शिर प्रदेश ये कफ प्रधान होने की वजह से वहाँ पे अगर घृत का अतियोग हुआ तो वहाँ पे कफ वृद्धि होके कफ के व्याधि आसानी से हो सकते हैं। लेकिन तैल ये खुद में वात कफग्न है, इसलिए वो वहाँ पे जो कफ की अतिरिक्त वृद्धि है वो होने देता नहीं है, और इसीलिए तैल बाकी स्नेहों से ज़्यादा प्रशस्त कहा गया है नित्य नस्य के लिए। तो ये शिर के बारे में वर्णन किया था। इसके बारे में अरुण दत्त स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि न तो अपरे स्नेहा, कोई अलग स्नेह का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों, तेषाम श्लेष्मलत्वात् इति भावः, जो बाकी के स्नेह है ना, मतलब कौन से, घृत, वसा, मज्जा, वो तो पक्का कफों को बढ़ाने की टेंडेंसी रखते हैं, और इसलिए उनका निषेध अरुण दत्त ने तथा वाग्भट ने खुद ने स्पष्ट तरीके से किया है। अदर काइंड ऑफ स्नेह आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर रेगुलर नस्य इन अ हेल्दी पर्सन, तैल कैन बी यूज्ड ऑन रेगुलर बेसिस। और इसीलिए उसी अध्याय में जो तेल आता है, जो सबको पता है, वो है अणु तैल। तो ये हो गया शिर के बारे में। उसके बाद पर्व, जिसका मतलब हमने क्या देखा, पर्व का मतलब है संधि, जो कि किसका स्थान है, श्लेषक कफ का स्थान है। इसका मतलब हमने देखा कि श्लेषक मतलब दो चीज़ों को इकट्ठा पकड़ के रखना, जोड़ के रखना, यह काम श्लेषक कफ संधियों की जगह करता है। अभी इसमें अगर क्षय हो जाए, कफ क्षय हो जाए, तो कोई विशिष्ट लक्षण देखने के लिए मिलते हैं क्या संधि संबंध, तो बिल्कुल देखने के लिए मिलता है। वाग्भट खुद इसके पहले के अध्याय में मतलब 11वें अध्याय में कहता है कि कफ क्षय की वजह से क्या होता है, तो शतसंधिता मतलब संधियों में लैक्सिटी आना, ये चीज़ देखने के लिए मिल सकती है। ये व्यवहार में हमें किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, तो इस प्रकार की संधियाँ ये डिसलोकेशन के लिए ज़्यादा प्रोन हो सकती है। ये एक व्यवहारिक बात हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर श्लेषक कफ अच्छे से काम ना करे तो संधियों का जो जोड़ है वो तकलादू हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा, और उसके इसीलिए अल्प हेतुओं से भी संधियों में विश्लेषण होना, मतलब संधियों में जो दो इकट्ठा चीज़ें आई हैं वो दूर होना, ये आसानी से हो सकता है। तो आसानी से मसल पुल होना, जॉइंट डिसलोकेट होना, ये वन ऑफ द लक्षण हो सकता है कफक्षय का। तो ये इसके एक व्यावहारिक बात हो गई। उसके बाद आमाशय, अभी आपको अगर याद होगा तो आमाशय का उल्लेख पित्त के स्थानों में भी आता है, नाभिरामाशय स्वेद। तो शुरुआत में ही आमाशय ये पित्त का भी स्थान है, तो पित्त का भी स्थान, कफ का भी स्थान, ऐसे कैसे हो सकता है एक ही जगह। तो इसके बारे में जो दीर्घ चर्चा हुई थी वो त्वचा के बारे में हुई थी, जो टीकाकार ने स्पष्ट तरीके से कही थी कि कैसे एक जगह पे दो या अधिक दोष भी साथ में रह सकते हैं, दे कैन पीसफुली को एग्जिस्ट इन अ हेल्दी पर्सन। तो सिमिलरली यहाँ पे भी पूरे आमाशय में दो दोष प्राकृत अवस्था में रह सकते हैं। वो किस प्रकार रहते हैं, तो इसमें एक जो विशिष्ट बात कही है वो देखना जरूरी है कि प्रायः आमाशय के जो ऊर्ध्व भाग है, अपर पार्ट ऑफ आमाशय, यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो हमने आमाशय की व्याख्या देखी थी। आमाशय मतलब नाभि स्तनांतर जंतु हो, नाभि से लेके स्तन तक जो भी एरिया है उसको आमाशय कहना है। तो उसमें से जो ऊपरी हिस्सा है मतलब उरस स्थान के नज़दीक वाला वो कफ का स्थान है, और वो विशेषतः क्लेदक कफ का स्थान है, क्योंकि क्लेदक कफ का स्थान आमाशय कहाँ है। और पित्त का स्थान देखने के लिए जाए तो वो प्रायः अधोभाग है, इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ आमाशय विच इज़ लोकेटेड अराउंड द नाभि। जो नाभि के नज़दीक वाला आमाशय है वो पित्त का स्थान है। तो इसी तरह एक ही आमाशय दोनों दोषों का स्थान हो सकता है, ये बात यहाँ पे स्पष्ट दिखती है। उसके बाद जो एक और रसक नाम का आमाशय का कफ का स्थान है वो है रस धातु, वो है खुद एक धातु है, प्रथम धातु है। इसका हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे देखने के लिए मिलता है, तो ये अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का जो 11वां अध्याय है उसमें ही बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि रसवृद्धि के लक्षणों में सारे लक्षण कफवत रहते हैं, श्लेष्मवत रहते हैं।
रसोपि श्लेष्मवत्, माने कफ वृद्धि के जो जो लक्षण है वो सारे लक्षण हमें रस वृद्धि में भी देखने के लिए मिलेंगे। सो इट इज़ अ डायरेक्ट इंडिकेटर कि रस ये कफ दोष का स्थान है। उसके साथ और एक जो बहुत ही कॉमनली नोन कफ का स्थान है वो है जिह्वा। किस कफ का स्थान है? वो बोधक कफ का स्थान है। और इसीलिए बोधक का मतलब क्या होता है? रसबोधन। मतलब जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसका जो स्वाद हमें आना चाहिए, द टेस्ट वी शुड परसीव, वो काम है बोधक कफ का। बोधक कफ वो मीडियम की तरह काम करता है जिसके जरिए सेवन किए हुए अन्न के रस का बोधन जिह्वा को होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर मुंह में कफ कम हो, मुंह सूखा सूखा हो, तो हमें स्वाद अच्छे से आता नहीं है। द परसेप्शन ऑफ टेस्ट इज लेसर इफ देर इज एक्सेसिव ड्राइनेस विद इन द माउथ। तो ये कर्म है जिह्वा में आश्रित जो बोधक कफ है उसका। उसके बाद जो अन्य भी कफ के स्थान है उनके भी ऐसे बहुत सारे हम एप्लीकेशन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मर्यादा समय की जो है उसको देखते हुए हमारा विषय यहाँ पे पूरा करेंगे। और जो हमारा आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमाधारा ये प्रतिज्ञा है उसको याद करके फिर एक बार ये याद करेंगे कि पाठ अवबोध अनुष्ठान, मतलब एक तो इन चीज़ों को पढ़ना है और आइडियली याद करना है। वी हैव टू मेक इट बाय हार्ट। अवबोध मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्टेम्पलेट वो चीज़ जो हम इकट्ठा साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं कि टीका के द्वारा, संस्कृत के मूलभूत ज्ञान के द्वारा हम जो ग्रंथों को अभिप्रेत अर्थ है, द मीनिंग विच इज़ एक्सपेक्टेड बाय ग्रंथ, वो जानने की कोशिश करें, उस पर कुछ ज़्यादा सोच विचार करें और फिर इन सारे फैक्ट्स तथा नॉलेज को हमारे व्यवहार में कैसे ला सकें। फिर वो निदान का हो, चिकित्सा का हो, औषधिकरण का हो या रिसर्च का हो, उसको अनुष्ठान कैसे करें, अप्लाई कैसे करें, अल्टीमेटली हमारा प्रयोजन क्या है, धातु साम्य क्रिया है। तो वहाँ तक हमें इस सारे ज्ञान को लाना है, सिर्फ उसको बुक में रखना नहीं है। ये कोशिश हमें और आपको करनी है। तो इसी प्रयोजन से हमने ये आज कफ दोष के स्थान तथा उनकी टीकाओं में जो भी कुछ ज़्यादा विवरण आया है वो देखने की कोशिश की थी। तो इसमें अगर कोई आपको शंका होगी या कोई चर्चा करनी होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ ही दिन में इसी अध्याय में जो आगे वातादि दोषों के प्राणादि, पाचक आदि तथा अवलंबक आदि प्रकार बोले हैं 5 उनके बारे में सूत्रों का अध्ययन तथा टीकाओं का अध्ययन हम वीडियो के द्वारा करेंगे। आप सबने इस सत्रों को बहुत ही पेशेंटली सुना, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।